Hello friends, welcome back my channel Geography Exam Guru. How are you all? I hope you are doing well. मुझे पता है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में बिल्कुल बेस्ट होंगे। तो फ्रेंड्स बहुत दिन बाद मैं आई, काफ़ी दिन से वीडियो मेरा नहीं आ रहा था क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी थी किसी कारणवश। लेकिन अभी जो आप लोग जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, लाइक बिहार का जो बीपीएससी टायर 3, 4 एस्टेट का एस्टेट, तो मैं इसके पहले भी आप लोगों को करवाई थी। तो देखिए जो हम हिस्ट्री है, तो ये आपको पता ही होगा कि हिस्ट्री कंपलसरी है और हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री में जो आधुनिक भारत का इतिहास है, ये इसका जो है पूरा आधुनिक भारत का इतिहास आपको मैं कोशिश करूँगी कि 1 से 2 वीडियो में कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, तो आज आधुनिक भारतीय इतिहास का देखिए कहाँ तक हो पाता है, आपको करवा दूँगी। तो अगर इस वीडियो पे अच्छा लाइक आया और मान लीजिए, तो फिर मैं इसको जो है इसका पार्ट 2 कर दूँगी एंड 2 वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा आधुनिक भारतीय इतिहास। तो ये वन लाइनर लेके आई हूँ ताकि कम टाइम में आप सारा जो है क्वेश्चन रिवाइज कर सको। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। और अगर न्यू है कोई हमारे चैनल पर, और तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और जो सब्सक्राइब किए हुए हैं तो वो तो हमारे इस परिवार के सदस्य हैं ही, और आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन जाइए ज्योग्राफी एग्ज़ाम गुरु के। बेल आइकन दबा दीजिएगा, तब जैसे ही कोई वीडियो डालूंगी तो आप तक पहुंच जाए, इसलिए बेल आइकन दबा देना। तो अब ज़्यादा समय नहीं गंवाऊंगी, चलो स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट तट पर पहुंचा। ठीक है, कब पहुंचा? 1498 में। ठीक है, नेक्स्ट, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा कौन था? पुर्तगाली का अल्मीडा था। वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत कौन किया था? तो देखिए वास्को डी गामा का जो कालीकट में स्वागत किया था वो कोई और नहीं, हमारे जमोरिन ने किया था। समुद्री यात्रा और देश, ठीक, तो यहाँ पे आपका सीक्वेंस दिया हुआ है। वास्को डी गामा किस देश के थे? पुर्तगाल। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन और तस्मान हॉलैंड। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो वीडियो का स्पीड जो है वो आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। तो भारत में अगर आपको पूछा जाए पुर्तगाली शासक का कौन था? अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, कहाँ पे? कोचीन में किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया पुर्तगालियों ने। बंगाल की बांदेल, चिनसुरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था हुगली। क्या नाम था? हुगली। पौंडीचेरी के संदर्भ में देखिए सही कथन, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए कौन अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक कौन थे? जॉब चार्नॉक। भारत कौन थे कलकत्ता का संस्थापक? जॉब चार्नॉक। कलकत्ता चार्नॉक। ओके, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो भारत ने अपना अंग्रेज़ ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में, कहाँ पे? मछलीपट्टनम में। ठीक है, मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। तो ये यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश के संदर्भ में सही कथन है। ठीक है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी आरंभ करने वाले लोग कौन थे?
तो डच थे। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी को आरंभ किया था, तो वो डच थे। सही कथन देखिए, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था, फोर्ट विलियम्स का। ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो देखो, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ब्रिटिश कंपनी में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। किसको प्राप्त हुआ था? ब्रिटिश कंपनी में भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र तो लीवेंट कंपनी को मिला था। किनको मिला था? लीवेंट कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था। कौन था? तो भारत के बादशाह जो उस टाइम थे अकबर थे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर थे। वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, वो कौन थे? जहांगीर थे। भारत में 1613 ईस्वी में, ठीक, अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कहाँ पे की थी? तो पहली फैक्ट्री 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने सूरत में की थी। कहाँ की थी? सूरत में। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था, तो जो स्वाली के स्थान पर हराया था वो कौन थे? थॉमस वेस्ट। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित कौन किए थे? अंग्रेज़ों ने। ठीक है। यूरोपीय व्यापारियों में से सूरत में सर्वप्रथम अंग्रेज ने किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था। किससे? पुर्तगालियों से लिया था। ठीक है। किससे लिया था बम्बई को? पुर्तगालियों से। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया, वो कौन थे? सर जॉन चाइल्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर है ना, सर जॉन चाइल्ड, इसको औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। और कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया? तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। किसके? अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है, तो एक्स-ला चैंपल की संधि से अंत हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स-ला चैंपल की संधि से अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध और निर्णायक युद्ध था, उसका कोई निर्णय नहीं हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ। और प्रथम मैसूर युद्ध, ये ब्रिटिश की, इसमें क्या हो गई? प्रथम मैसूर युद्ध में हार हो गई। ठीक है। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की, वो कौन थे? डुप्ले थे। कौन थे? डुप्ले। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी लुई 14वें के शासन काल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसको माना जाता है? कॉलवर्ट को। किसको? फ्रांसीसी का किसको माना जाता है? कॉलवर्ट को। और अभी बताई थी मैं आप लोग को पुर्तगाली का अल्मीडा को। ठीक है। फ्रांसीसी का कॉलवर्ट को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना चिनसुरा में है। कहाँ है बंगाल में डचों द्वारा? चिनसुरा में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ओके। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम, तो ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है ना गाइस, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का जो क्रम है वो पुर्तगाली, देन डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, सबसे अंत में क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी। नेक्स्ट है सही सुमेलन। पौंडीचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज,
ट्रावन के बाद डेनिश मतलब डैन और शद्रास डच। यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन आए थे? तो सबसे अंत में अभी मैं बताई कौन आए थे, फ्रांसीसी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शीद कुली खान था मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का गवर्नर। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया वो कौन सा युद्ध था? तो ब्रिटिश का प्रभुत्व जो प्रारंभ किया था ना वो प्लासी का युद्ध था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। तो सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ? प्लासी के युद्ध में। ठीक है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अगर पूछेगा तो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। क्या होगा भारत में? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव या सिंपल क्लाइव। ओके, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक क्लाइव को माना जाता है। अल्बुकर्क, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसीसी डुप्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया वो कौन है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसको कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ अवस्थित है? प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल में है। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 में। कब लड़ा गया था? 1757 में। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की वो कौन थे? मीर कासिम थे। कौन थे? मीर कासिम। मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया वो बक्सर का युद्ध था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया वो कौन थे? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था। बक्सर का जब लड़ाई चल रहा था उस टाइम मीर जाफ़र बंगाल के नवाब थे। इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी किसने प्रदान की? शाह आलम द्वितीय ने। 1765 इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की किसने? तो मुगल सम्राट ने की थी। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी की प्राप्त थी लॉर्ड क्लाइव थे। किनको था? लॉर्ड क्लाइव को। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ठीक है, तो उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। उप दीवान कौन नियुक्त हुए? तो मोहम्मद रजा खान को। कौन थे? मोहम्मद रजा खान। नेक्स्ट है 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए वो हैं कौन है? तो वो जो है खासी है। कौन है? खासी। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम 18वें शतक में पहले होगा अंबर युद्ध, उसके बाद होगा प्लासी युद्ध, बांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। ठीक है, तो 18वें शतक में सबसे पहले अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, बांडीवास युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो ये है कालक्रम के अनुसार। उसके बाद बांडीवास के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। किसने? बांडीवास के युद्ध किन के बीच हुआ था? तो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच हुआ था। ब्रिटिश ने किसको हराया? फ्रेंच को हराया। तो कौन जीता? ब्रिटिश जीता। ठीक है, नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध, मीर कासिम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जो
बक्सर का युद्ध है वो मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी बांडीवास का। चिलियावाला का युद्ध, ठीक है, चिलियावाला का युद्ध जो है डलहौजी के विरुद्ध सिख लोग किए थे। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध सिख लोग किए थे। और खुर्दा का युद्ध जो है ना निजाम और मराठों के बीच हुआ था, खुर्दा का युद्ध। तो ये तो बक्सर और बांडीवास का सभी को पता होगा। ये चिलियावाला का युद्ध डलहौजी और सिख, और खुर्दा का निजाम और मराठा। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया गया किसके द्वारा? मराठों के द्वारा। नेक्स्ट अब आ गया क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। देखिए रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो रंजीत सिंह के राज्य में कौन सम्मिलित था? श्रीनगर। रंजीत सिंह संबंधित थे चुकर चकिया मिसल से, शुकर चकिया मिसल से। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ प्राप्त किया? शाह शुजा से। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ प्राप्त किया? शाह शुजा से। ईश्वर की इच्छा थी मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। ये कथन किनका था? तो महाराजा रंजीत सिंह ने कहा था। ईश्वर की इच्छा थी मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। ये कथन था महाराजा रंजीत सिंह ने कहा था। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी जो है वो खड़क सिंह थे। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दलीप सिंह। सिख का कौन थे? दलीप सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, वह कभी भी रूस नहीं गए थे। में सही कथन 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। ओके। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद के सदस्य कौन कौन थे? पहले था सर हेनरी लॉरेंस, अध्यक्ष थे। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद के सदस्य थे। सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे, जॉन लॉरेंस एवं चार्ल्स ग्रेविल मानसेल। जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेविल मानसेल। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में विजय हुआ। हैदर अली, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया। पोर्टोनोवा के युद्ध में सर आयर कूट ने, ब्रिटिश जनरल तो सर आयर कूट ने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? श्रीरंगपट्टनम में। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे वो थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ पे? पोलीलूर में। कहाँ? पोलीलूर में। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान के साथ। किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? 1799 में, 1799 ईस्वी में मारे गए थे। उसके बाद देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली विजित हुआ था, मतलब हैदर अली जीता था, ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और निर्णायक रहा। तृतीय में टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ, अपना भूभाग अंग्रेजों को दे दिया। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। कहाँ? सरधना में। सही कथन। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई कारखाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूलिट के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया।
सही कथन है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। अब देखिए गवर्नर जनरल और वायसराय। सही कथन, जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। ठीक है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना के समय कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है तो किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग से। सुरक्षा प्रकोष्ठ वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया वॉरेन हेस्टिंग ने। वह गवर्नर जनरल जिसपे ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, वॉरेन हेस्टिंग पर जो है मुकदमा चलाया गया था महाभियोग का। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। न्यायिक संगठन की स्थापना कॉर्नवालिस ने की थी। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा मतलब कोवेंटेंट सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई, और कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब्र स्थित है तो ये कहाँ पे है? गाजीपुर में है। कहाँ है? गाजीपुर में। 1802 में बशीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। 1802 में बसीन की संधि अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। किसके? वेलेस्ली के काल में। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? हैदराबाद के निजाम थे। हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का कालानुक्रम तो सबसे पहले हो जाएगा हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया। उसके बाद होगा सिंधिया। नेक्स्ट है सहायक संधि। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो सहायक संधि को सबसे पहले अवध का नवाब स्वीकार किया था। अगर यदि प्रश्नों में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद होगा। ठीक है। हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज्य, जोधपुर के राजपूत राज्य तथा मैसूर के शासक में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी इंदौर के होलकर राज्य ने। कौन नहीं की थी? इंदौर के होलकर राज्य ने नहीं की थी। बाकी हैदराबाद, जोधपुर का राजपूत राज्य और मैसूर का जो शासक है ये लोग स्वीकार कर लिए थे। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किन्होंने किया? तो जो सूत्रपात किए थे लॉर्ड वेलेस्ली थे। क्या? कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की संप्रभुता स्थापित करना। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालिक समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी लॉर्ड वेलेस्ली थे। कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। आंग्ल नेपाल युद्ध किनके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके काल में क्या हुआ? हेस्टिंग। और हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, ये हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किससे? लॉर्ड हेस्टिंग्स से। किससे है तृतीय वाला? हेस्टिंग्स से। उसके बाद सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे 1820 से 27 ईस्वी तक। तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
गवर्नर मैसूर राज्य को प्रशासन में मिला लिया था। गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है, तो तृतीय से अभी बताया आपको कौन संबंधित है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से कॉर्नवालिस। ठगों के दमन से संबंध है, कैप्टन स्लीमैन। ठगों का दमन कैप्टन स्लीमैन। उसके बाद सती प्रथा पर पाबंदी विलियम बेंटिंक ने लगाई। विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई। कब की गई, 1829 में, ठीक है, 1829 ईस्वी में की गई। बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया। 1789 ईस्वी में जो बंगाल से दासों को भेजा जाता था दूसरे देशों में, इसको 1789 में रोका गया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेज राज्य में विलय हुआ था कुप्रशासन के कारण। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 में। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ, 1856 में हुआ था। सही सुमेलित कीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी अब क्या है, 1849 पंजाब का 49 में पंजाब का विलय हुआ। 1848 में सतारा का विलय, 1856 में अवध का विलय और 1855 में करौली का विलय। तो अगर आपको सीक्वेंस में सजाने बोले तो पहले सतारा का विलय हुआ 48 में, फिर 1849 में पंजाब का विलय हुआ, सतारा का विलय, फिर पंजाब का विलय, उसके बाद आएगा आपको करौली का विलय और अवध का विलय उसके बाद आएगा। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित और क्रियान्वित की थी, तो विलय की नीति नियोजित और क्रियान्वित डलहौजी ने की थी। किसने की थी, डलहौजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर और सतारा राज्यों के विलय का सही क्रम क्या है। तो अभी जस्ट मैं ये बोली कि सबसे पहले होगा सतारा, संबलपुर और फिर होगा झांसी। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई, ठीक है। तो ये जो है संपन्न कब हुआ था, लॉर्ड एलनबरो के समय। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ लॉर्ड एलनबरो के समय। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843 में। कब किया था, 1843 में। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन थे, जेम्स आउट्रम थे। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, उस समय अवध का जो ब्रिटिश रेजिडेंट थे वो जेम्स आउट्रम थे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी वो लॉर्ड डलहौजी थे। भारत कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था बॉम्बे से थाने के मध्य। भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई कब हुई थी, तो 1853 में हुई थी। और जैसे ना आप बीपीएससी का कर रहे हो ना, तो जैसे पूछ सकता है कि बिहार में कब हुई थी, तो बिहार में जो है ये पूछ सकता है, तो इस 1860 से 62, ठीक है, के बीच कब हुई थी, कहाँ हुई थी, बिहार में हुई थी। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया, तो इसका भारत में जो रेल यात्रा प्रारंभ किया था कौन सी कंपनी थी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ठीक है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय में। पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855, 1845 से 1855 ईस्वी के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट को। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ख़त्म किया गया। 1 नवंबर विधवा पुनर्विवाह को किया गया, ठीक है, क्रियान्वित किया गया, तो लागू किया गया, ख़त्म किया गया, लागू किया गया था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़ा, कैनिंग ने पढ़ा था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 ईस्वी की सामग्री की घोषणा ने। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री
सम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1858 ईस्वी को। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया, लॉर्ड एलन बरो ने। तो दास प्रथा का अंत तो एलन बरो किए थे, लॉर्ड एलन बरो दास प्रथा का अंत किए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड विलेजली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी बैबगत सिद्धांत। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस हो जाएगा, के कॉर्नवालिस। लॉर्ड विलेजली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी बैबगत सिद्धांत, लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह कैनिंग, लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 ईस्वी का 17वां रेगुलेशन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का 1829 का 17वां रेगुलेशन। अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 ईस्वी में, जो पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। सर जॉन सॉर, ठीक है, सर जॉन सर निष्क्रियता, लॉर्ड एलन बरो सिंध का विलय, लॉर्ड एलन बरो ने सिंध का विलय, लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय किए थे, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण अभी, लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बेंटिंग चार्टर एक्ट 1833 पारित होना, ठीक है, लॉर्ड लिटन द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, लॉर्ड गवर्नर जनरल जो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है, जॉन लॉरेंस, ठीक है, चतुराई निष्क्रियता की नीति के साथ कौन जुड़े हैं, तो जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, लॉर्ड मेयो, ठीक है। वह वायसराय जो लॉर्ड मेयो है ना, उनकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे, मतलब भ्रमण करने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह घूमने के लिए गए थे, एक जो अपराधी थे वहाँ दंडित, उनके द्वारा की गई थी, वो कर दिए थे लॉर्ड मेयो का। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल लिटन था। अफगानिस्तान के प्रति कौन थे, लिटन। भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कर्जन, लिनलिथगो और लॉर्ड कर्जन। भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक, तो लिनलिथगो भी रहा था और लॉर्ड कर्जन। तो पहला होगा लिनलिथगो, दूसरा होगा लॉर्ड कर्जन, ठीक है। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्था 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा स्थानीय स्वायत्तशासी संस्था 1882 में सशक्त की गई, रिपन। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाए जाने से। महिलाओं तथा बच्चों की कार्यविधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिकरण किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है रिपन को। स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसको मानते हैं, रिपन। ये बहुत अच्छे थे। उसके बाद है क्लाइव, बंगाल में दोहरा शासन। बेंटिंग, अंग्रेजी शिक्षा। चार्ल्स मेटकॉफ, प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना। चार्ल्स मेटकॉफ, प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सती प्रथा का निषेध। लॉर्ड रिपन, स्वायत्त शासन। लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन, ठीक है। उसके बाद है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। तो पुरातत्व की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्य में, जो प्राचीन संरक्षण एक्ट पारित हुआ था। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना में औरंगजेब से की थी जी.के. गोखले ने, ठीक है। कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी जी.के. गोखले ने। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग तथा लॉर्ड इरविन वायसरायों का सही कालानुक्रम है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग। तो ये जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड
इरविन वायसराय का सही, तो पहले होगा लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, कर्जन, हार्डिंग, चैम्सफोर्ड और इरविन। कर्जन, हार्डिंग, चैम्सफोर्ड और इरविन। फूट डालो और राज्य करो की नीति किसने अपनाई थी? तो कर्जन ने अपनाई थी। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की। पृथक निर्वाचन मंडल मुसलमानों को जीतने और उन्हें अंग्रेज के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की लॉर्ड मिंटो ने। किसने की? लॉर्ड मिंटो ने। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। यहूदी वायसराय अगर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड रीडिंग। रीडिंग यहूदी वायसराय थे। पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लिटन। इल्बर्ट बिल, रिपन। ठगी का दमन, विलियम बेंटिंग। रिंग फेंस की नीति, वॉरेन हेस्टिंग। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण क्रियान्वित हुआ लॉर्ड हार्डिंग के काल में। चूक का या हड़प की नीति, डलहौजी। बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन। बंगाल में दोहरा शासन, क्लाइव। सामाजिक सुधार, बेंटिंग। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंस, चार्ल्स कॉर्नवालिस एंड कॉर्नवालिस। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी हो गया का गवर्नर जनरल रेगुलेटरी एक्ट 1773 के अधीन। ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन। जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमजे डलहौजी का अर्ल और मार्किंग्स था। गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधित्व, गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन कौन थे? आर्कीवाल्ड पर्सिवल वेवेल और वाइकाउंट और अल्ट वेवेल। ठीक है, पर्सिवल वेवेल, वाइकाउंट अल्वेवेल। अब है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा? भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। वह निधियों जो होम चार्जेस की संगठक थी। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई गई वाली निधि। शब्द इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था किनके लिए? भारत में ब्रिटिश आयतों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ठीक है, इम्पीरियल प्रेफरेंस भारत में ब्रिटिश आयतों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। क्या था? भारी उद्योगों का अभाव। इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन काल में। स्थायी बंदोबस्त किया गया जमींदारों से। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया 1793 में। चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेगा। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को, किराएदार जो रहते हैं के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा किया गया था। सर टॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध थे वो था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो सर टॉमस जो है रॉ है, सर टॉमस मुनरो, तो इसका हो जाएगा RM, है ना, मुनरो, रैयतवाड़ी मुनरो, RM।
अंग्रेज ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। कहाँ रैयतवाड़ी मुनरो ने किया था? तो मद्रास और बम्बई में। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया? तो सर्वप्रथम मद्रास में किया, उसके बाद बम्बई में किया था। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था दक्षिणी भारत में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार को रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 ईस्वी में की गई थी। असम में जो सर्वप्रथम किया गया था ना 1839। दादा भाई नेहरू द्वारा प्रतिपादित अपवाद सिद्धांत, ड्रेन थ्योरी, अपवाद सिद्धांत की सही परिभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नेहरू जी ने। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दादा भाई नेहरू जी ने किया था निकास के सिद्धांत का। भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त, ये तीन आदमी थे। नेहरू जी थे, अय्यर जी थे, अय्यर और दत्त, ये तीनों थे। बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त और एम.सी. रानाडे तथा सर सैयद अहमद खां में से दादा भाई नेहरू जी के उत्सारण सिद्धांत उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। तो कौन उनके उत्सारण मतलब ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? एक चीज़ देखिए, उसी को हिंदी में इंग्लिश में तो ड्रेन थ्योरी दोनों जगह सेम है, लेकिन यहाँ अपवाद सिद्धांत बोला और यहाँ पे क्या बोला गया? उत्सारण। तो अपवाद सिद्धांत अगर पूछे या उत्सारण सिद्धांत पूछे, ठीक है, दोनों एक ही है। उत्सारण सिद्धांत भी दादा भाई नेहरू जी ने दिया, अपवाद सिद्धांत भी दादा भाई नेहरू जी ने दिया, बिकॉज दोनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रेन थ्योरी। ओके, सर सैयद, तो इनमें कौन था जो विश्वास नहीं करता था उत्सारण सिद्धांत या अपवाद सिद्धांत? तो सर सैयद अहमद खां जो थे वो इसमें विश्वास नहीं करते थे। बाकी बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, राणा डे ये करते थे। तिलक, दत्त और राणा डे अभी ऊपर में बताएं। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभाव देन थी। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार व्यक्त किया कार्ल मार्क्स ने। ये किसका था? कार्ल मार्क्स का। अब आ गया 1857 की क्रांति। अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया दिसंबर 1856 में। कब? 1856 में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। कहाँ हुई थी? बैरकपुर में। मंगल पांडे सिपाही थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने शाह-ए-आलम बहादुर का खिताब दिया था। किसको दिया था? बख्त खान को दिया था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई कहाँ पे? मेरठ में हुई थी। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? तो पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली से लाल किले पर पहुंचना। ठीक है, दिल्ली से कहाँ पहुंचना? लाल किले पर। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर युद्धों में सबसे पहले अंग्रेजों पुनः अधिकृत किया किसको? दिल्ली को। सबसे पहले उन्होंने झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर में दिल्ली को किया था। ठीक है,
1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली क्या है? तो वाराणसी है। कहाँ जन्म हुआ था? वाराणसी। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? खान बहादुर। बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर थे। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में समाधि है और उनका जन्म स्थल वाराणसी है और ग्वालियर में उनकी समाधि है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किसका करना पड़ा था? ह्यूरोज का उन्होंने सामना किया था। और 57 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था, तो लखनऊ में किन्होंने इनका नेतृत्व किया था? बेगम ऑफ अवध। ठीक है। 1857 में जो इनके विद्रोह का जो नेतृत्व किया था है लखनऊ में, वो बेगम ऑफ अवध, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल, तो जो अवध में की थी महिला, उनका नाम बेगम हजरत महल था। झांसी की रानी का नाम खैर सभी जानते हैं, लेकिन बेगम हजरत महल इन्होंने भी बहुत जो है उनका अच्छी तरह से सामना किया था। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता जो है वो कौन थे? इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली थे। इलाहाबाद में कौन थे? लियाकत अली। और अवध में बेगम हजरत महल। और 1857 के संघर्ष में, है ना, अवध और महल, संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। कहाँ से थी? अवध से ज़्यादा संख्या में जो सिपाही थे वो भाग लिए थे अवध से। नाना साहब का जो कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर ऑफ चीफ तात्या टोपे थे। हाँ, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? नाना साहब के। 1857 ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे में से वह जिसे मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो तात्या टोपे को उनके मित्र ने धोखा दिया और अंग्रेजों को उनकी जानकारी दे दी और फिर बाद में उनको बंदी बनाकर अंग्रेज क्या किए? मार दिए। 1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो तात्या टोपे का ही नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह संबंध थे कहाँ से? तो बिहार से संबंध थे। ठीक है। कुंवर सिंह, ये क्वेश्चन बहुत बार बीपीएससी पूछी है, जो मेन बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें भी, अब बीपीएससी टायर 1, 2 सब में पूछा गया है। पटना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता, तो अब पटना से पूछता है तो राजपूत वही कुंवर सिंह थे पटना के 1857 का। असम में जो है कि क्रांति का नेता कौन थे? दीवान मनीराम दत्त। असम में थे दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 ईस्वी तक केंद्र था। तो पटना में कौन सा जगह था जो केंद्र था? तो जगदीशपुर हो जाएगा। कहाँ कौन सा केंद्र था? जगदीशपुर। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, तो वो कौन थे? कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन थे? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह, जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले। अजमेर, जयपुर, नीमच और आउवा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। कौन सा था जो केंद्र नहीं था? तो जयपुर नहीं था, बाकी अजमेर, नीमच और आउवा ये तीनों था। चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, शहादत खां, माखन लाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष कौन किए थे? तो शहादत खां किए थे। कौन किए थे? शहादत खां। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजील हक खैराबादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि कौन थे? मिर्ज़ा गालिब। ये 1857 के विद्रोह को दिखे थे मिर्ज़ा गालिब। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास स्थान क्या था? तो आगरा था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया भगत सिंह ने।
पहली लड़ाई में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने। (1857) के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह और मौलवी अहमदुल्ला में से संबंध नहीं था। किसका संबंध नहीं था? उधम सिंह का संबंध नहीं था। बाकी हजरत महल, कुंवर सिंह और मौलवी अहमदुल्ला ये तो संबंधित थे ही। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश कौन था? ग्वालियर की सिंधिया। ग्वालियर की जो सिंधिया है ना, अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। तो जो शिक्षित मध्य वर्ग है इन्होंने ही साथ नहीं दिया था। खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक और जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो साहूकार और जमींदार ये दो भाग नहीं लिए थे। झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ में वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ था ही। बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग क्या था? तो मुंगेर जो है ये अप्रभावित था। बाकी दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर ये सभी जगह पे हुआ था। बख्त खां दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला अवध, कुंवर सिंह आरा, नाना साहब कानपुर। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ, बेगम हजरत महल, कानपुर, अजीमुल्ला खां और फैजाबाद, मौलवी अहमद शाह। क्रांतिकारी के नाम और उनके स्थान है। नाना साहब कानपुर से थे, नवाब हामिद अली खां दिल्ली से थे, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से थे, मनी राम दीवान असम से थे। मनी राम दीवान ये असम से थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और विद्रोह के समय जो है बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? जॉन बेनेट हेर्से थे। जो कमांडिंग ऑफिसर थे ना ये बेनेट हेर्से थे। इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विस्कॉन्ट पामस्टन थे। 1857 का विद्रोह मुख्यतः सफल रहा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में से उद्देश्य की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। जनरल जॉन निकलसन, जॉन नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था वो जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस ये सभी थे जिन्होंने अपना जीवन खोया था। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था। अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए। कथन और कारण क्या है? दोनों सही है, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी किसने? सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा कि ये षड्यंत्र थी। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने कहा कि ये पहली लड़ाई थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था S.N. सेन। कौन था? S.N. सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खां। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन संबंध है R.C. मजूमदार से। 1857 की क्रांति के बारे में धारणा है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण से लेने की घोषणा की 1 नवंबर 1858 को। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया और वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश शासन ने पूरा किया। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य था भारतीय राज्यों को ब्रिटिश
साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार को परित्याग करना और भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना था उनको, मतलब शांति से उनको अपना काम करना था। पब्लिक सर्विक आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कौन सा है? तो जो 1857 के विद्रोह के बाद जो आयोग बैठी थी उसका क्या नाम था? पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया, गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से लिया था। अब अन्य जन आंदोलन। एटीन 1857 के विद्रोह के ठीक अब देखिए अन्य जन आंदोलन है, बोल रहा है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव और पावना उपद्रव में से विप्लव हुआ। तो किसका हुआ था? नील उपद्रव का हुआ था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इनके लेखक दीनबंधु मित्र थे। नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। वंदे मातरम गीत लिखा था तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मंड उपन्यास की जो है कथा वस्तु आधारित किस पर है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। आनंद मठ उपन्यास है, ये किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया, तो सन्यासी विद्रोह का उन्होंने अपने आनंद मठ में विद्रोह किया था। मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य था बाकाशत भूमि की वापस की मांग। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो पटना था। भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था, हमारा पटना। कूका आंदोलन को संगठित किया गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का, मतलब एक जनजाति है गारो का, और पागलपंथ की स्थापना की थी किसने? करम शाह ने। पागलपंथ की किसने स्थापना की? करम शाह ने पागलपंथ की स्थापना की। फराजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ थे। फराजी विद्रोह का नेता कौन थे? दादू मियाँ। फराजी थे हाजी सरीद अब्दुल्ला के अनुयायी। बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। कहाँ पे? केरल में किया था। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। महाराष्ट्र में जो रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। रामोशी विद्रोह सही रूप में जिस भौगोलिक इकाई में हुआ था वो था क्या? पश्चिमी घाट। रामोशी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था। गडकरी विद्रोह का केंद्र क्या था? कोल्हापुर। ठीक है, गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? खोंद। कोल विद्रोह का नेतृत्व किया बुद्धू भगत ने। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने। बघेरा विद्रोह हुआ बड़ौदा में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था 1820 ईस्वी में हुआ था छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कान्हू और भैरव चांद ने। 1855 ईस्वी में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया वो कौन थे? मेजर बारो। ठीक है, 1855 में संथालों ने जिस अंग्रेज कमांडर को हराया वो मेजर बारो थे। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह और संथाल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटी हुई, तो महाराष्ट्र में जो है ना भील विद्रोह हुई थी। कौन सी विद्रोह हुई थी महाराष्ट्र में? भील। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भील में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया। लसोड़िया आंदोलन गोविंद गिरी ने किया था। लसोड़िया गोविंद गिरी ने। उलगुलन विद्रोह जुड़ा था बिरसा मुंडा से। उलगुलन किससे था? बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था वो कौन थे? बिरसा मुंडा थे।
बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था किसने? ठक्कर बापा ने। ठीक है, जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था। और भारत के 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए जिसने साझा कारण मुहैया किया, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। ठीक है, हौज विद्रोह हुआ 1820 से 21 के दौरान। हौज विद्रोह कब हुआ था? 20 से 21 के दौरान। खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन हुआ 1874 में। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता सुरेंद्र साई थे। संबलपुर का सुरेंद्र साई। नील विद्रोह, संथाल और दक्कन के दंगे, सिपाही विद्रोह का सही कालानुक्रम। तो देखिए, सबसे पहले हुआ था संथाल विद्रोह, फिर हुआ सिपाही विद्रोह, फिर हुआ नील विद्रोह, फिर दक्कन के दंगे जो है वो लास्ट में हुए। मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। ठीक है, कहाँ पे? पावना विद्रोह बंगाल में। बंगाल में। एका आंदोलन अवध में और बिरसा मुंडा बिहार में। तो 1921 में जो मोपला विद्रोह है वो कहाँ हुआ था? केरल में। ठीक, घटना है और तिथि है। बैरकपुर विद्रोह, ये बैरकपुर जो विद्रोह हुआ था वो 1824 यहाँ पे एक देखते बैरकपुर विद्रोह है, बरहामपुर विद्रोह है, संथाल विद्रोह है और वेल्लोर विद्रोह है। नवंबर 1824, फरवरी 1857, 1855 से 56 और जुलाई 1806। तो जो बैरकपुर विद्रोह है नवंबर 1824, बरहामपुर विद्रोह फरवरी 1857, संथाल विद्रोह 1855 से 56 और वेल्लोर विद्रोह जुलाई 1806। उसके बाद है कूका विद्रोह पंजाब, कोली विद्रोह महाराष्ट्र, चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल, कुकी विद्रोह त्रिपुरा। तो देखिए, कूका पंजाब, कुकी त्रिपुरा, जस्ट एक आपका पश्चिम में है और एक पूर्व में है। अहोम, गोमधर, कुंवर। ठीक है, अहोम, गोमधर, कुंवर और ताना भगत, जतरा भगत। ताना भगत के कौन थे? जतरा भगत। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा जो क्रांति हुई थी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुई थी। ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने प्रारंभ किया था। कब? 1914 में। ताना भगत 1914 में। महात्मा गांधी उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता जोरा नाग थे। कौन थे? जोरा नाग जो है वो प्रभावित थे। अब है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था। कहाँ पे? इन्होंने प्रथम मदरसा कलकत्ता में बनाया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। वाराणसी में प्रथम सांस्कृतिक विद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था। वाराणसी में जो संस्कृत महाविद्यालय है ये जोनाथन डंकन ने किया था। किसने? जोनाथन डंकन ने। दादा भाई नेरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय और विवेकानंद में से वह जिन्होंने पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की थी। तो माइकल मधुसूदन दत्त ने पेरिस रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की थी। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विलिंगसन ने किया था। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विलिंगसन ने किया था। कालिदास की प्रसिद्ध शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने हुआ था? सर विलियम जोन्स ने किया था। अंग्रेजी में विलियम जोन्स ने। विलिंगसन ने भगवत गीता का किया और जोन्स ने शकुंतला का। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए, चार्टर अधिनियम 1813। ब्रिटिश सरकार जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया था वो था चार्टर अधिनियम 1813 में उन्होंने 1 लाख रुपया दिया था। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र स्थापित था शिक्षा से। हिंदी का पहला समाचार
पत्र उदंत मार्तव्य 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। कहाँ? कलकत्ता से। हंटर कमीशन की रिपोर्ट जोर दिया गया प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई 15 अगस्त 1906 को। सैडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1917 में की थी। लॉर्ड मेकाले संबंधित थे अंग्रेजी शिक्षा से। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत संबंधित था शिक्षा क्षेत्र से। भारतीय शैक्षणिक निधि में जो है फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक लॉर्ड मेकाले थे। फिल्ट्रेशन थ्योरी जो छन छन के आएगी, लॉर्ड मेकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। आधुनिक शिक्षा की नींव 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से पड़ा था। ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी लॉर्ड विलियम वेंटिंग के शासनकाल में। अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ वेंटिंग के शासनकाल में। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय, पहले कलकत्ता, फिर मद्रास, फिर बम्बई। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना हुई 1857 में। ये तीनों का स्थापना 1857 में हुआ था, जिसने सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। वह थे D.K. कर्वे। ठीक है, D.K. कर्वे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना संबंधित थे V.G. तिलक जो है संबंधित थे। और बोल रहे हैं हिंदू कॉलेज कलकत्ता और दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेजों में सर्वप्रथम स्थापना हुई थी हिंदू कॉलेज कलकत्ता की। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर जिसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय में से भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी। इन्होंने धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शिलान्यास किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने बनारस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय और लखनऊ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को। ओके, तो वाराणसी में है। अब है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। वेलेस्ली हेस्टिंग, जॉन एडम्स तथा डलहौजी में से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। किसने? वेलेस्ली ने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किसने किया? तो रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया किसने? लिट्टन ने प्रवर्तन किया, लेकिन उसको रद्द जो है रिपन ने किया। गवर्नर जनरल जिसके भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया लॉर्ड रिपन। भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया रिपन। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था बाल गंगाधर तिलक। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारकनाथ दास ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तारकनाथ दास ने। फारसी साप्ताहिक मीरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। फारसी साप्ताहिक मीराकुल अखबार राजा राम मोहन राय। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन होता था। कहाँ से? कलकत्ता से होता था 1880 में। गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ उर्दू भाषा में। गदर पार्टी का पत्र गदर था, एक साप्ताहिक पत्र था। क्या था? साप्ताहिक पत्र था। नेक्स्ट है अमृत बाजार पत्रिका स्थापित की शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका किसने की? शिशिर कुमार घोष। माननीय बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किया वो केसरी है। क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिका जो अनेक कारणों से अंग्रेजों की आलोचना करती थी वो बंगवासी, काल और केसरी, ये तीनों था। बंगवासी, काल एवं केसरी। वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी संध्या, युगांतर और काल। संध्या, युगांतर और काल, ये जो समाचार पत्र है इन्होंने क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम
प्रकाश किया था। न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया और फ्री प्रेस जनरल अखबारों में से मुख्यतः उदारवादी की नीति का प्रचार किसने किया? तो लीडर ने। द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। उर्दू भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? मनसुख लाल नजर। एक साप्ताहिक रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया? होम रूल पार्टी ने। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र क्या था? हिंदू पैट्रियट। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम हिंदू पैट्रियट। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरीशचंद्र मुखर्जी। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अपने को संबंध किया अरविंद घोष ने। इंडियन नेशन, पंजाब केसरी और प्रभाकर और डॉन में से जिस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था वो है इंडियन नेशन। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। स्वदेश देशवासी के संस्थापक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। अंग्रेज पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। भारत मित्र हिंदी में आता था, ये भाषा है, समाचार पत्र है और भाषा और राष्ट्रमत मराठी भाषा में, प्रजा मित्र गुजराती में, नायक बंगाली में, दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त, द लीडर मदन मोहन मालवीय, द नेशन हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू और द पायनियर जॉर्ज एलन। कानपुर से प्रकाशित जिस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने विजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया वो प्रताप है। हरिजन के प्रभावकर्ता महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित किया गया। कहाँ? पूना, वर्तमान पुणे में। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था बी आर अम्बेडकर ने। अल हिलाल कॉमरेड। तो नेक्स्ट है कि वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा जिस उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया था वो क्या था? लाला वंदे मातरम था। क्या था? वंदे मातरम। नेक्स्ट है हिंदू के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। सुधारक के जी के गोखले। वायर्स ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। बंगाली के एस एन बैनर्जी। बॉम्बे क्रॉनिकल के फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ के एनी बेसेंट। लीडर मदन मोहन मालवीय। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। जस्टिस टी एम नायर। ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट, न्यू इंडिया, महात्मा गांधी, यंग इंडिया, लोकमान्य तिलक केसरी। कौमी आवाज़ पत्र का प्रारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू ने। नवजीवन एम के गांधी। स्वराज टी प्रकाशम। प्रभात एन जी केलकर। कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी, यंग इंडिया, बाल गंगाधर तिलक केसरी। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। अम्बेडकर मूक नायक। एनी बेसेंट न्यू इंडिया। दादा भाई नौरोजी रास्त गिरफ्तार। दादा भाई नौरोजी रास्त गिरफ्तार। ठीक है। उसके बाद है एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार थे, एक कॉमनवेल्थ था और एक न्यू इंडिया था। बिपिन चंद्र पाल न्यू इंडिया, अरविंद घोष वंदे मातरम, ब्रह्म बांधव उपाध्याय संध्या और मोहम्मद अली का कॉमरेड। एस ए डांगे द सोशलिस्ट, मुजफ्फर अहमद नवयुग, गुलाम हुसैन इंकलाब और एम सिंगरवेलू लेबर किसान गजट। नेक्स्ट है आर्थिक एवं सामाजिक एवं आर्थिक सुधार आंदोलन। ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का जो है मैं ये करवाऊँगी आपको। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर आपको मेरा प्रयास थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।